नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की बड़ी खबरों से। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें ये पहली तस्वीर है एम्स ऋषिकेश। एक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जहां पुलिस की गाड़ी चौथी मंजिल के वार्ड में अचानक घुस गई, जिससे मरीजों में हड़कंप मच गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये चारधाम यात्रा की है, जहां उमड़ती भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दी है और दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। बात करें तीसरी तस्वीर की, तो तीसरी तस्वीर चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की है, जहां रील बनाना महंगा पड़ गया है और रील बनाते हुए पकड़े जाने पर 15 लोगों के 8 घंटे तक उनके फोन को जब्त कर लिया गया और 8 घंटे बाद उनके फोन को उन्हें वापस किया। चौथी तस्वीर की बात करें तो चारधाम यात्रा की, जहां ग्रीन कार्ड के आंकड़े 23,000 से पार हो चुके हैं, यानी 23,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो गया है। पांचवी तस्वीर की बात करें हरिद्वार की, जहां बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहां पर स्नान किया। अंतिम यानी छठी तस्वीर की बात करें तो चारधाम यात्रा में चल रहे फर्जीवाड़ा को लेकर भंडाफोड़ की है, तो फर्जी रजिस्ट्रेशन का भंडाफोड़। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है एम्स ऋषिकेश से, जहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक पुलिस की गाड़ी चौथी मंजिल के वार्ड में अचानक घुस जाती है, जिससे मरीजों में हड़कंप मच जाता है। दूसरी तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं ये चारधाम यात्रा की है, जहां भारी भीड़ को उमड़ता हुआ देखकर, यानी जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसको देखकर जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दिया और दिशा निर्देश को बाकायदा जारी कर दिया गया। तीसरी तस्वीर जो ये देख रहे हैं आप ये बद्रीनाथ धाम की है, जहां मोबाइल में रील बनाना महंगा पड़ा, क्योंकि 15 लोगों के फोन को जब्त कर लिया गया और 8 घंटे तक उनको फोन को जब्त करके रखा गया। इसके बाद 8 घंटे बाद उनके मोबाइल फोन को उनको वापस किया गया। चौथी तस्वीर की बात कर लें तो चारधाम यात्रा की है, जहां ग्रीन कार्ड को लेकर जो आंकड़ा है ग्रीन कार्ड का वो 23,000 के पार हो चुका है। पांचवी तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे। पांचवी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी लगाने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। और आखिरी तस्वीर जो है वो चारधाम यात्रा में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर जो भंडाफोड़ हुआ है उसको लेकर है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मलिन बस्तियों पर सरकार के अध्यादेश का समय पूरा होने वाला है, तो वहीं अचानक कई लोगों को नोटिस जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक अब इससे परेशान होने लगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 1 सप्ताह में मलिन बस्तियों के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसके पीछे जो है वो देहरादून नगर निगम, एमडीए और मसूरी नगर निगम पालिका द्वारा शहर की मलिन बस्तियों में जारी किए गए तकरीबन 500 से ज्यादा ध्वस्तीकरण के नोटिस, यानी कि मकान को ढाया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। तो वहीं देहरादून की मलिन बस्तियों में 504 कार्रवाई करने के नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें मसूरी देहरादून प्राधिकरण द्वारा 403 नोटिस, देहरादून नगर निगम द्वारा 87 नोटिस और मसूरी नगर पालिका द्वारा 14 नोटिस भेजा गया है। साथ ही उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले पर सरकार के खिलाफ अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सूर्यकांत धस्माना का यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने 2016 में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद जैसे ही उनको उनका मालिकाना हक देना शुरू किया, प्रदेश में उनकी सरकार ही नहीं रही, सरकार ही चली गई। और जब भाजपा की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 2019 में सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इसे एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री बदले और भाजपा की सरकार भी बदली, लेकिन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब एक बार फिर से
मलिन बस्तियों के लोगों को डराने, धमकाने और उनको नोटिस जारी करने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो लगातार खड़े रहेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया है और उसको लेके ये समस्या भी हमारे सामने है। और बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। अब मेरा व्यक्तिगत यदि आप मत समझें तो वो तो ये है कि इंक्रोचमेंट जिस टाइम हो रहा है उस टाइम उसको रोका जाना चाहिए। अब जो इंक्रोचमेंट हो जाता है उसके बाद फिर चाहे एनजीटी हो चाहे कोर्ट्स हो, उनका जो निर्णय होता है आखिर उसको भी हमें पालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं उसमें क्या रास्ता निकल सकता है। तो नहीं ले आएंगे पहले, अब रास्ता क्या निकल सकता है बताएंगे आपको। देखिए, मलिन बस्तियों का जहाँ तक नियमितीकरण का सवाल है वो लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी और अभी 2018 में एक अध्यादेश लाया गया था कि जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया था कि अतिक्रमण हटाया जाए तो बस्तियों को बसाने की भी बात हुई थी। तो उस समय जो है एक अध्यादेश लाया गया था कि आपको जब तक शिफ्ट नहीं करते या कोई इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तब तक अध्यादेश काम करेगा। तो यानी कि 2021 तक बढ़ गया था। अब सवाल इस बात का है कि फिर भी अध्यादेश लाना पड़ा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि फिर उन्होंने 3 साल का और बढ़ाया, जो अभी 21 अक्टूबर 24 को अध्यादेश समाप्त हो रहा है। इस परिधि में एक एनजीटी का एक किसी ने रिट दायर किया है और उसके निमित्त ये कहा गया है कि जो नदी के किनारे जो मकान बने हैं यानी कि 11 मार्च 2016 के बाद उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिसमें एमडीडी ने और नगर निगम ने और नगर पालिका मसूरी ने कुछ नोटिस जारी की। नहीं, एक तो मलिन बस्तियों के जो विषय है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। बस्तियों में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया है कि जिसके लिए इतनी अफरा तफरी हो। मलिन बस्तियाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं, तो पहले अध्यादेश ला चुकी है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग सक्रिय हैं, मलिन बस्तियाँ को कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, वर्तमान में एनजीटी ने कुछ आदेश किए हैं, उसके कारण कुछ भवन चिन्हित हुए हैं, लेकिन वो निर्माण भी जो है उसकी तह में जा रहा है, तो वो निर्माण भी 2016 से पहले के निकल रहे हैं। तो उसमें जांच चल रही है और लगभग जिन लोगों को नोटिस गए हैं मुझे लगता है सबके सब उसमें उनके जो परिधि से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी। 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया। आज जब 2016 का बहाना बना करके मलिन बस्तियों के ऊपर एक बार फिर से संकट का बादल गहरा रहा है, क्योंकि एक ऑलरेडी हाईकोर्ट का आदेश जिसके ऊपर अध्यादेश आया 2017-18 में और उसके बाद से वो लगातार तलवार लटक रही है मलिन बस्तियों के ऊपर। तो कांग्रेस नेता नोटिस से परेशान है क्योंकि मलिन बस्ती का यह मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, ये मलिन बस्ती का जो ये विवाद है पूरी तरीके से अब विवादास्पद तो बन ही गया है, लेकिन अब इसका और छोर क्या दिख रहा है कि ये कहां पूरा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हम तो नियमितीकरण कर रहे थे, हम तो उसको एक तरफ ले जाकर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार चली गई और इसके बाद बीजेपी आई तो अब बीजेपी ध्वस्तीकरण कर रही है। तो ये ध्वस्तीकरण और नियमितीकरण अब ये राजनीतिकरण में बदल रहा है, तो अब ये पूरा मामला किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मलिन बस्तियों का जो मामला है अब ये सियासत का मुद्दा यहाँ जरूर बन गया है। अभी तक कोई अस्थायी समाधान इन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का सरकार नहीं निकाल पाई है। सरकार की तरफ से 2 बार अध्यादेश लाने का काम यहाँ पर किया गया
उसे आगे भी बढ़ा दिया गया। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 में जब अध्यादेश खत्म हो रहा है, इसके जो समय अवधि है वो खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही एक बार फिर मलिन बस्तियों का जो मुद्दा है वो यहाँ पर गरमाने लग गया है। इसके पीछे की जो असल कहानी है वो ये है कि प्रदेश में अब निकाय चुनाव होने हैं, तो निकाय चुनावों में सबसे बड़ा असर ये कहा जा सकता है कि मलिन बस्तियां यहाँ पर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक इन्हीं मलिन बस्तियों में यहाँ पर रहता है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून की 5 जो विधानसभाएं हैं, यानी सब शहर की जो 5 विधानसभाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां राजपुर रोड विधानसभा में आती है। इसके बाद धर्मपुर विधानसभा में मलिन बस्तियां आती है, रायपुर विधानसभा में भी मलिन बस्तियां हैं, आपके कैंट विधानसभा में भी मलिन बस्तियां। लेकिन जिस प्रकार से इस मलिन बस्तियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम सियासी दलों की तरफ से किया जा रहा है, उतना उनके तरफ से जो वायदे उस समय चुनाव में किए जाते हैं मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के, वो धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की जो तत्कालीन सरकार रही 2016 में, उनकी तरफ से नियमितकरण बस्तियों के मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए बाकायदा एक विधायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन यहाँ पर कर दिया गया था। उस समय 3 मलिन बस्तियों को नियमित करने का काम भी बाकायदा शुरू हो चुका था। लेकिन 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जो सत्तासीन भाजपा की सरकार आई उनकी तरफ से इस मामले को फिर एक बार फिर ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। एनजीटी और हाईकोर्ट की तरफ से जब सख्त रुख अपनाया गया कि अवैध जो बस्तियां, अवैध जो अतिक्रमण हुआ है उनको हटाया जाए, तो उसके बाद सरकार की तरफ से अध्यादेश लाने का काम यहां पर किया गया था और उस अध्यादेश की अवधि 2021 तक यहां पर रखी गई। 2021 के बाद उसे फिर 3 साल के लिए और बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि उस समय सरकार में मुख्यमंत्री के बने हुए थे, उनको बदलने का काम हुआ था, तो फिर उसको आधार बनाते हुए उस अध्यादेश को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और अब वो समय अवधि भी अक्टूबर माह में समाप्त हो रही है। ऐसे में उससे पहले ही अब विधायकों की चिंता ये सताने लगी है। अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स ऋषिकेश के वायरल वीडियो का मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है और एम्स और देहरादून पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एसएसपी अजय सिंह एम्स के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। एम्स के 4थे फ्लोर पर पुलिस की वैन पहुंच गई थी। अब इसको लेकर वीडियो वायरल होने के बाद अब एम्स और देहरादून पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4थी मंजिल पर पुलिस की गाड़ी पहुंच गई थी। तो एम्स और देहरादून पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी साथ में, और वायरल वीडियो का यह मामला, ये देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस की वैन 4थे फ्लोर तक पहुंच जाती है और वहां पे जो मरीज हैं उनमें उथल पुथल मच जाता है। ये देख सकते हैं किस तरह पुलिस की गाड़ी अस्पताल के अंदर ये चलती हुई दिखाई देगी और आसपास मरीज किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एम्स के 4थे फ्लोर पर पुलिस की वैन पहुंच गई। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जो ऋषिकेश पुलिस है उसकी पीसीआर 4थे फ्लोर में ऋषिकेश एम्स के चढ़ती हुई नजर आ रही है और वहां पर जो पुलिसकर्मी है, जो पेशेंट्स की जो स्ट्रेचर्स है वो हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ने लग गया है। और सोशल मीडिया में ये वीडियो जब वायरल होने लगे तो आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ऋषिकेश एम्स के खुद एसएसपी अजय सिंह पहुंचे हैं और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, साथ साथ जो अधिकारी हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, साफ तौर पर नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की। भुगतम तौर पर जो पुलिस ने जिस तरह से एंट्री ली और साथ साथ जो पुलिस को कोड ऑफ कंडक्ट रखना था वो वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो जिसके बाद अब एसएसपी वहाँ पर फिलहाल दायरा जांच कर रहे हैं। उनका पहले अगर पुलिस की बात करूँ तो उनके तथ्य यह है कि जो गार्ड है एम्स का, उन्होंने उन्हें ये रास्ता बताया था कि ताकि वो उन्हें पकड़ सके आरोपी को। पूरा मामला की अगर मैं बात करूं तो मामला यह है कि एक डॉक्टर है एम्स में, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नर्सिंग स्टाफ के एक कर्मचारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है।
और उस आरोपी को पकड़ने जब पुलिस पहुंची तो एक सिंगम स्टाइल वहां पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट जो पुलिस प्रशासन को रखना चाहिए, उसकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद अब आला अधिकारी इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एम्स की, तो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें अब आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखना होगा इसमें कोई कार्रवाई होती है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष के साथ मैं प्रशांत गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। एसएसपी अजय सिंह ने एम्स के डॉक्टरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चौथी मंजिल पर पुलिस की गाड़ी पहुंची और किस तरह से, ये देखिए किस तरह से पुलिस की वैन एम्स के चौथे फ्लोर का चक्कर लगा रही है और किस तरीके से वहां पर जो मरीज हैं वो इस हरकत से प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और एम्स ऋषिकेश के वायरल वीडियो का ये मामला, ये देखिए किस तरह से अस्पताल के परिसर में ये पुलिस की वैन पहुंचती है। वैन के दोनों तरफ मरीज आपको लेटे हुए दिखाई देंगे और इसके बाद वो किस तरीके से इस पूरे कृत्य से वो प्रभावित होते हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये वैन देखिए किस तरह से चौथे फ्लोर का ये चक्कर काट रही है वैन। और अब यही सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि जो अस्पताल के कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल है, क्या वो कोई मायने नहीं रखते? एम्स के चौथे फ्लोर पर ये गाड़ी कैसे पहुंची? और तो हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से एम्स के परिसर में उसकी अस्पताल के चौथे फ्लोर पर यह पुलिस की वैन वहां पर पहुंची है, ये क्या दिखाता है? क्या अस्पताल का कोड ऑफ कंडक्ट या पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और क्या है पूरा मामला, एक बार तफ्तीश से बताइए। ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है वो यही है कि पुलिस अपना रौब दिखाते हुए वहां पर आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी और जिस फिल्म अंदाज में पुलिस ने ये काम और अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दिया वो सीधे तौर पर अस्पताल या एम्स के जो मानक हैं उन मानकों के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चौथी फ्लोर पर सीधे तौर पर पुलिस की गाड़ी पहुंचना और उस गाड़ी से जिस प्रकार से आरोपी को पकड़ कर ले जाना और जो अंदाज वहां पर पुलिस का रहा है, यानी कार्रवाई के दौरान जो पुलिस ने अपनी कदम वहां पर की है, वो सीधे तौर पर इस बात को इशारा कर रहा है कि पुलिस को किसी भी नियम कानून की परवाह नहीं है। वो उन सब चीजों का लाभ लेने का काम यहाँ पर कर रही है और कानून के रक्षक जब कानून के नियमों को ही तोड़ने का काम करे तो फिर उन पर कौन कार्रवाई करेगा। आज भी वही सब चीजें यहाँ पर देखने को मिली। यानी जब सोशल मीडिया या मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार यहाँ पर चलने लगी और एम्स प्रशासन और पुलिस की पूरी कार्रवाई को यहाँ पर प्रथम दृष्टया जो इस वीडियो को देखेगा, जो इस तस्वीर को देखेगा, वो यही समझेगा कि ये किसी वेब सीरीज का हिस्सा है, कोई फिल्म का शूटिंग का वो हिस्सा है जो अस्पताल में शूट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की अगर बात कर ले तो अगर आरोपी को पकड़ना भी है तो आरोपी को आप इस तरीके से चौथे फ्लोर तक आप अपनी वैन को ले जाते हैं, दोनों तरफ मरीज वैन के आसपास लेफ्ट और राइट में लेटे हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। अस्पताल का कोड ऑफ कंडक्ट क्या मैटर नहीं करता है? और क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो आरोपी को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाए? और यह सबसे बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा करता है प्रशासन को लेकर और पुलिस की इस हरकत पर? बिल्कुल, अब यही एक सबसे बड़ी वजह है और यही एक कमी जो यहाँ पर उजागर हो रही है, उसको छिपाने का काम पुलिस प्रशासन और एम्स का जो अस्पताल जो प्रबंधन है वो यहाँ पर करता नजर आ रहा है। अब दोनों की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाएगी और अपनी तरफ से जो सफाई है उस सफाई को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि पुलिस का यह मानना है कि कुछ लोग जो अपराधी है, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको बचाने का काम वहां पर कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए उनकी तरफ से एक कदम उठाया गया और पुलिस की गाड़ी को चौथे फ्लोर से उस आरोपी को लाने का काम वहां पर किया गया। जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गाड़ी पर किसी प्रकार का कोई हमला या ऐसे कोई विरोध वहां पर नहीं हो रहा, बल्कि अस्पताल के जो सुरक्षा के जो गार्ड है वो भी पुलिस का पूरी तरह से सहयोग वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस को अगर आरोपी को गिरफ्तार करना था और उन्हें लगता था कि इस तरीके का विरोध वहां पर हो सकता है, तो फिर बड़ी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें वहां पर जाना चाहिए था, फोर्स के साथ उन्हें अरेस्ट वहां पर करना चाहिए था। क्योंकि जो आरोपी वहां पर एडमिट हुआ, जो आरोपी जिसको पकड़ना था, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हामी भर दी गई थी, यानी अनुमति दे दी गई थी। तो ऐसे में ना तो वो इतना गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति थे और ना ही कोई ऐसा दूसरा बड़ा साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का मोर्चा उत्तराखंड पुलिस ने संभाल लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। इसके साथ यातायात सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की समस्या को एक बार फिर से चाक चौबंद कर दिया गया है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। सुनिए। चारधाम यात्रा में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इसमें बात की जाए तो शुरुआती दिनों में थोड़ी अव्यवस्था जरूर लगी, लेकिन सीएम धामी ने मॉनिटरिंग करी और साथ साथ अधिकारियों की एक्टिवनेस के बाद स्थिति को संभाला गया है। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन साहब है। सर, किस तरह की अभी व्यवस्था है और साथ साथ किस तरह की स्थिति अभी चारों धामों में है? जैसे कि आपने खुद बताया, करीब 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं विभिन्न धामों में। और इस बार श्री केदारनाथ जी में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ है। हमने जो हमारी ट्रैफिक की स्कीम थी, उस स्कीम के तहत ही व्यवस्था को बनाए रखा हुआ है हम लोगों ने। और उसमें तब्दीली हम लोगों ने सिर्फ ये करी है कि जो हमारी पुलिस असिस्टेंस बूथ और चेकिंग के लिए जो प्लेसेस थे, उसमें हमने फेरबदल किया है। और जो ट्रैफिक है उसको खास करके जहां जहां नैरो रोड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके गेट सिस्टम बनाया गया है। गाड़ियों को पहले ही रोक लिया जाता है और फिर उस हिसाब से धाम में जाने की अनुमति दी जाती है आगे लोगों को। तो इस तरीके से अभी आज के दिन में और कल भी व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। कहीं से कोई शिकायत अभी हमारे सामने नहीं आई है। सर, एक रूल आया था कि 50 मीटर के अंदर रील्स वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, उसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है और किस तरह श्रद्धालुओं से रीच किया जा रहा है उसके बारे में? आप जानते होंगे कि हम ऑपरेशन मर्यादा भी चला रहे हैं। ऑपरेशन मर्यादा के तहत हमने जगह जगह फ्लेक्सी बोर्ड लगाया है जिसमें लोगों से मर्यादित आचरण करने के लिए कहा गया है। और एक केवल पूर्व में शिकायत आई थी, जो इस वर्ष की नहीं है, पूर्व वर्ष में आई थी। बाकी अभी तक कोई इस तरह की रील्स बनाने की कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। लोग बहुत ही मर्यादित तरीके से आ रहे हैं और दर्शन करके वापस जा रहे हैं। सर, क्राउड मैनेजमेंट को शुरुआत में लेकर और यातायात को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब स्मूथली चल रहा है यातायात? हाँ, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो गया था और बहुत सारे लोग जिनका बाद का रजिस्ट्रेशन था वो लोग भी शुरुआत में आ गए थे, तो उससे एक कुछ समस्या पैदा हो गई थी। फिर रजिस्ट्रेशन को लेकर के समस्या थी। आप जानते होंगे 31 मई तक रजिस्ट्रेशन जो है बंद है अभी। तो ये सब मेजर्स लेने के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उसके क्रम में अभी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से कर लिया गया है। तो सर, अगर मैं हाई लेवल अधिकारियों की बात करूं तो क्या दिशा निर्देश फिलहाल आपके तौर से दिए जा रहे हैं जो पुलिसकर्मी वहां पर काम कर रहे हैं? इसी क्रम में मैंने कल भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करी थी और इसमें हमने जो हमारे जितने ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जितने भी आईपी बेस्ड कैमराज हैं, जितने हमारे ड्रोन का फुटेज यूज हो रहा है, उस सब का विश्लेषण जो कंट्रोल रूम में किया जा रहा है और जहां जहां भी पुलिस व्यवस्था लगी है उसमें कोई फेरबदल करने की अगर आवश्यकता है तो उसको रीडिप्लॉय करने के लिए हमने सभी पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया है और उसके अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं, जिससे कि यातायात व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। ये होता है कि जब यात्री आते हैं तो उन्हें समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा यात्री हो जाता है। उसके बाद पुलिस को भी उनके साथ समन्वय बनाना होता है, तो उसमें किस तरह से कार्य किया जा रहा है ताकि यात्रियों के साथ समन्वय बन सके और एक अच्छी यात्रा उन्हें हम दे सके? देखिए, हमने पुलिस फोर्स की जो ब्रीफिंग करके हम भेजते हैं उसमें सबसे पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहता है कि किस तरीके से आप अपने पेशेंस को लूज ना करें। तो जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको घंटा व आधा घंटा पौन घंटा रुकना पड़ता है जहाँ भी गेट सिस्टम चल रहा है, तो उसमें कई सारे लोग एजिटेटेड हो जाते हैं। तो पुलिसकर्मी को बिल्कुल ही निर्देशित किया गया है कि वो अपना कूल न खोएं और लोगों को समझा बुझा करके फिर उनको उनके गंतव्य पर भेजें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शुरुआती दिनों में अवस्थाएं जरूर दिखाई दी, लेकिन फिर एक बार उत्तराखंड पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो यातायात व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो और साथ साथ जो भीड़ नियंत्रण हो वो चारधाम में चौमुखी हो सके और चाक चौबंद हो सके। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष निहाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।